हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैथ के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में। सबसे पहले जानेंगे अपने जनजातीय आंदोलन होने की कौन से प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण अपने देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण है राज्य में नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई जिसकी जनजातियों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। देखिए, अंग्रेज जो विशेष रूप से जो व्यापारिक उद्देश्यों के साथ आए थे, लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो आंतरिक मामले हैं, उनमें भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया गया था, जिसका प्रभाव अपने राजस्थान की जनजातियों पर भी पड़ा था। दूसरा अपने कारण देखें कि जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। राजस्थान के जो अधिकांश अपनी जनजातियां हैं वो विशेष रूप से वनों में निवास करती हैं और उनकी जो जीवन यापन के जो साधन है वो भी किसके डिपेंड है, वनों पे। वनों से जो भी उनको प्राप्त होता है उनसे वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन नई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जनजातियों के जो वन अधिकार है वो क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत दो मेन पॉइंट है कि नई आबकारी नीति के तहत जनजातियां महुआ की शराब नहीं बना सकती थी। तो महुआ जिसे क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या बोला जाता है, महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोला जाता है। तो इसके उपयोग पर जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एक जनजातीय आंदोलन हुए हैं। ठीक इसी तरह से अपने वन अधिकार के तहत एक और बात देखें कि जनजातियों की जो परंपरागत स्थानांतरित कृषि को समाप्त कर दिया गया था। तो स्थानांतरित कृषि के रूप में जाने इसे अपने दजिया और चिमाता के नाम से जानते हैं। दजिया व चिमाता स्थानांतरित कृषि के दो जो प्रकार है, जिसे जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर जो मैदानी क्षेत्र है उनमें अलग-अलग नामों से इसको जानते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको तो अपने चिमाता बोलते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको तो चिमाता, और जो मैदानी जो भाग होते हैं उनमें जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसको अपने दजिया के नाम से जानते हैं। तो इन पर भी रोक लगाने के कारण भी यहाँ पर जनजातीय आंदोलन हुए हैं। इसके अलावा जनजातियों के सामाजिक जो रीति रिवाज उनमें भी हस्तक्षेप यहाँ पर किया गया। साथ साथ में जनजातियों द्वारा बुलाई कर, मतलब राजमार्ग कर जो भी इन क्षेत्रों से जो जाता था उनसे ये कर लिया करते थे, उन पर रोक लगा दिए गए थे। और वो कर कौन सा होता था, बुलाई कर या फिर जिसको अपने राजमार्ग कर के नाम से जानते हैं। साथ साथ में रखवाली कर, मतलब गांवों की सुरक्षा के लिए जो कर लिया जाता था आदिवासियों के द्वारा, उन पर भी रोक लगा दी गई थी। इसकी वजह से भी अपने यहाँ पर क्या हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। परंतु अंग्रेजों ने ये कर हटा दिए थे। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन, जिसकी स्थापना 1822 में हुई। साथ साथ में मेवाड़ भील कोर जो 1841 में इनका गठन किया गया है। मतलब भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दो विशेष रूप से यहाँ पर जो गठित किए गए, जिसके एक तो अपने मेरवाड़ा बटालियन, साथ साथ में एक मेवाड़ भील कोर के नाम से जानते हैं। तो इनके कंट्रोल के यहाँ पर एक दो जो कोर यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से राजस्थान में क्या हुए हैं, जनजातीय आंदोलन हुए हैं। अब अपने वन बाय वन राजस्थान के प्रमुख जो तीन आंदोलन हैं, जो आदिवासी जो आंदोलन है, जिससे ज्यादातर जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो पहला जो आंदोलन है जिसे अपने भगत आंदोलन या फिर भगत भील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भगत भील आंदोलन के नाम से भी जिसको जानते हैं, एक ही नाम। वागड़ क्षेत्र में, तो वागड़ क्षेत्र अपना कौन सा है, राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपने किस नाम से जानते हैं, वागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और उसमें विशेष रूप से जो जनजाति निवास करती है उसको अपने किस नाम से, या फिर कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। तो ये जो आंदोलन किया गया है किस जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा यह आंदोलन शुरुआत की गई है। जिसका नेतृत्व किया था या फिर इस आंदोलन में जो प्रमुख जो भूमिका निभाई थी इसके द्वारा गोविंद गिरी के द्वारा निभाई गई थी। तो ये क्या है, यहाँ के प्रमुख नेतृत्व करता है। और इनके जो गुरु का नाम भी पूछा जाता है, इनके गुरु का राजगिरी नाम है। मतलब इन्होंने जो प्रारंभिक जो शिक्षा ली थी वो किसके निर्देशन में ली थी, गुरु राजगिरी के निर्देशन। अब इनका जन्म है जो बांसिया गांव, डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ है, और एक बंजारा परिवार में। हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया था कि गोविंद गिरी का जो जन्म है किस परिवार में हुआ था, वो कौन सा होता है, बंजारा परिवार में हुआ था। और कब हुआ था, 1858 को गोविंद गिरी का जन्म हुआ था, जिन्होंने विशेष रूप से कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया है, जिसे अपने भगत भील या फिर भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब भीलों को आपसी एकता को बढ़ाने के लिए
1883 में इन्होंने सिरोही में संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संप सभा की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोविंद गिरी के द्वारा। कब की गई? 1883 में। अब संप सभा का जो मतलब होता है आपसी एकता, प्रेम भाव व भाईचारा बढ़ाने वाला संगठन। भाईचारा बढ़ाने वाला संगठन। उसको किस नाम से जाना गया? संप सभा के नाम से जाना गया। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में इसकी स्थापना की गई। किसके लिए? भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए, साथ साथ में उनमें आपसी जो प्रेम का भाव उत्पन्न करने के लिए गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। अब जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पे। स्थापना कब हुई? 1883 में, लेकिन इसका जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ है कब हुआ है? 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ है। अब गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में जो धूनी स्थापित की मतलब जो प्रमुख स्थान होता है या फिर जो इनका एक अपने बोल सकते हैं मेन जो जगह तो इनकी वो कौन सी थी? बेड़सा गांव में। उसके बाद में गोविंद गिरी में 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव से निकलने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि इनके निर्देशन में जब यहाँ पर भीलों को एकत्रित कर रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे, उनके अधिकारों के लिए यहाँ पर एकत्रित कर रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनको इनके गांव से निकलने के लिए बाध्य किया गया। कब किया गया? 1908 में। उसके पश्चात में इन्होंने ईडर एवं सूत गांव गुजरात मतलब राजस्थान की बॉर्डर से निकलने के बाद में गुजरात के और राजस्थान का जो बॉर्डर का एरिया है वहीं से इन्होंने इस आंदोलन की क्या कर दी थी? शुरुआत कर ली थी। मतलब यहाँ से तो इनको निकाल दिया गया था या फिर इनको यहाँ से निकलने की बातें कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस आंदोलन की जो करवा रहे थे या फिर इसको संचालित कर रहे थे वो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में ये संचालित कर रहे थे। इन्होंने ईडरे और सूत गांव गुजरात के गमसली बनाए और भीलों को राजनीतिक चेतना का संचार किया। भीलों को यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये जागरूक कर रहे थे, उनको एकत्रित कर रहे थे, उनको एकता का भाव बढ़ा रहे थे। 1910 में पाल पट्टा ईडर के सामंत को भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा और वो कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। तो इन्हीं के नेतृत्व में जब ये राजस्थान से निकलने के बाद में गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में जब रह रहे थे तो वहां निवास करने वाले भीलों में ये एकता या फिर जागरूकता का भाव पैदा कर रहे थे। इसकी वजह से वो जो किसान हैं वो संगठित हुए और वो जो पाल पट्टा ईडर के जो सामंत को इसके भीलों के साथ में या फिर भील किसानों के साथ में जो समझौता करना पड़ा और उनकी जो प्रमुख मांगे थी वो कितनी थी? 21 मांगे। 21 मांगों के साथ में यहाँ पर समझौता कर लिया गया था। तो ये क्या है? यहाँ पर गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये भीलों की पहली जीत मानी जाती है। इसके बाद में 1911 में गोविंद गिरी पुनः बेड़सा लौटकर इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ की स्थापना कब की है? 1911 में। जब इनको 1908 में अपने गांव से निष्कासित कर दिया गया था फिर इनको अपने गांव से निकलने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के आसपास में भीलों को संगठित करने का कार्य कर रहे थे। उसके पश्चात में वापस से जब ये आते हैं अपने गांव 1911 में और उसके बाद में ये भगत पंथ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो पहला एक और अपने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा। कब की गई? 1911 में। और इन्होंने भील गांवों में अपनी धुनी स्थापित की और इसकी स्थापना के लिए कोतवालों की नियुक्ति यहाँ पर की थी। मतलब यह अपना जो संगठन स्थापित कर रहे थे उनको आगे संचालित करने के लिए, उसका अच्छे से प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपनी जो धुनी बोल सकते हैं या फिर जो अपनी ब्रांचेस जो बोल सकते हैं वो खोली और जिसके लिए उन्होंने कोतवालों की भी नियुक्ति की। इसके बाद में अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और डूंगरपुर से निकलने का आदेश दे दिया गया। जब इन्होंने 1911 में भगत पंथ की स्थापना के बाद में ये जब यहाँ पर भीलों को एकत्रित कर रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे, उसके पश्चात में 1913 में गोविंद गिरी को वापस से गिरफ्तार कर लिया गया और डूंगरपुर से निकलने का आदेश दे दिया गया। मतलब आप यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए ये इनको यहाँ से जाना पड़ा। गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने का संदेश दिया। मतलब ये आपसे संचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बड़ा अधिवेशन अपने बोल सकते हैं, बड़ा एक संगठन या फिर अपना सम्मेलन आयोजित करने के लिए इनको
एकत्रित करने का प्लान कहाँ पर स्थापित किया था? प्लान कहाँ पर बनाया था गोविंद गिरी ने? अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ? मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने का भीलों को संदेश दिया। इसी दौरान अक्टूबर 1913 में ही गोविंद गिरी के मुख्य सहयोगी कुंजा धीर जी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कुंजा धीर जी का संबंध किससे है? तो गोविंद गिरी के ये क्या थे? प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी के मुख्य सहयोगी कुंजा धीर जी व अन्य भीलों ने एक सिपाही को मार दिया। इसके पश्चात अंग्रेज अधिकारी मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया गया। ये यहाँ पर संगठित हो रहे थे जब यहाँ पर ये आ रहे थे मानगढ़ पहाड़ी पे गोविंद गिरी के निर्देशानुसार। तब यहाँ पर जब इन्होंने गोविंद गिरी के एक मुख्य सहयोगी जिनका नाम था कुंजा धीर जी और उनके अन्य सहयोगी ने एक जो अधिकारी था या फिर जो एक सैनिक था उनको मार दिया गया, जिसकी वजह से मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में ये जो मानगढ़ पहाड़ी है उसको पूरा घेर लिया गया। मेवाड़ भील को साथ में अन्य बटालियन के सहयोग से मेवाड़ जो जहां पर एकत्रित हो रखे थे, भील एकत्रित हो रखे थे मानगढ़ पहाड़ी पर, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। जब यहाँ पर इनके बंदे तो आपसे यहाँ पर बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई भी जब निष्कर्ष नहीं निकला, उसके पश्चात में यहाँ पर एक हुआ है मानगढ़ हत्याकांड या फिर मानगढ़ नरसंहार के नाम से जिसको जानते हैं। और कब हुआ है? 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में यह क्या हुआ है? नरसंहार हुआ है। शमसभा के अधिवेशन पर जो यहाँ पर हो रहा था, इस पहाड़ी पर के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें लगभग 1500 से अधिक भील शहीद हो गए और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसको जाना जाता है? मानगढ़ नरसंहार या फिर मानगढ़ हत्याकांड के को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। गोविंद गिरी तथा कुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी, लेकिन 7 वर्ष के बाद में गोविंद गिरी को रिहा कर दिया गया। तो साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके आसपास के क्षेत्र में के राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये यहाँ तक था अपना जो कौन सा आंदोलन? अपना भील भगत आंदोलन। इसके पश्चात में झालोद गुजरात नामक स्थान पर गोविंद गिरी अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे। और साथ में एक है कि वर्ष 2012 में मानगढ़ कांड की स्मृति में शताब्दी वर्ष मनाया गया था, क्योंकि ये जो नरसंहार जो हुआ था 1913 में हुआ था, वो 2012 में इसको कितने वर्ष हो गए थे? 100 वर्ष हो गए थे। इसके लिए इसे क्या मनाया गया था? शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो ये अपने अभी तक कवर किया है भील भगत आंदोलन या फिर भगत आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था गोविंद गिरी के द्वारा। नेक्स्ट अपना प्रमुख आंदोलन है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, भोमट आंदोलन या फिर भील आंदोलन या भील भोमट आंदोलन के नाम से भी जिसको जाना जाता है। यह आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। 1921 में वैशाख पूर्णिमा को गोगुंदा, झाड़ोल, कोमटा, कोटरा, उदयपुर क्षेत्रों में भील तथा ग्रासीय जनजातियों के द्वारा यह आंदोलन किया गया और जिसका नेतृत्व किसने किया है? मोतीलाल जी तेजावत। मोतीलाल जी तेजावत। लास्ट जो आंदोलन पड़ा था उसका नेतृत्व गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था, लेकिन जो एक ही आंदोलन है उसकी जो नेतृत्व करता है मुख्य रूप से कौन है? मोतीलाल जी तेजावत, जिनको आदिवासियों का मसीहा भी बोला जाता है और बाबूजी के उपनाम से भी जाना जाता है। बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था ओसवाल परिवार में, कोल्यारी नामक गांव में हुआ था। 1887 में उनका जन्म हुआ था गोविंद गिरी का बंजारा परिवार में, और इनका जन्म हुआ है इस कौन से परिवार में? ओसवाल परिवार। यह झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे, लेकिन बाद में ये आंदोलन में शामिल हो गए। यहाँ पर जो यहाँ की जो जनजातियां हैं या फिर जो भील जो यहाँ पर निवास करते थे, उन पर अत्याचार को देखते हुए इन्होंने अपनी झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत जो नौकरी किया करते थे उन्होंने इसे त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने भीलों को जनजागृति का कार्य प्रारंभ किया। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार यही पूछा जाता है कि 21 सूत्री मांगे क्या है, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम जाना जाता है। भीलों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको लेकर ये कहां पर गए थे? मेवाड़ के महाराणा के समक्ष इन्होंने रखी थी। कितनी प्रकार की मांगे थी? 21 प्रकार की मांगे थे, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। इन 21 मांगों में से 18 स्वीकार कर ली गई थी, मतलब 3 यहाँ पर ऐसी मांगे थी जिनको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह जो आंदोलन है समाप्त न होकर वापस से कंटिन्यू चल रहा है। इसी दौरान 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने भीलों को भड़काने के आरोप में तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन जब यहाँ के स्थानीय भीलों को पता चला कि तेजावत जी को गिरफ्तार किया गया है, तो उसी दौरान ये एकत्रित हो रहे थे, तो इसकी वजह से झाड़ोर के ठाकुर थे, उनके द्वारा इनको वापस से रिहा कर दिया गया। लेकिन यह जो आंदोलन है धीरे-धीरे जो आसपास के क्षेत्रों में, जो विशेष रूप से कहाँ पर वागड, सिरोही, ईडर, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों में ये भी भड़क गया। अब उसके बाद में यहाँ पर एक आंदोलन हुआ, एक जो सम्मेलन हुआ था किसानों का, जिसे अपने किस नाम से, नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब सम्मेलन हुआ था नीमड़ा में 7 मार्च 1922 को, तो भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें लगभग 1200 से अधिक भील शहीद हो गए, ठीक है। और मोतीलाल जी तेजावत यहाँ से निकलकर भूमिगत हो गए। तो लगभग यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर ये इस हत्याकांड के पश्चात में ये जो आंदोलन है, एक ही आंदोलन, ये एक प्रकार से शांत हो गया। अब इसी का ही एक ही आंदोलन का दूसरा फेज अपने पढ़ते हैं, सिरोही का एक ही आंदोलन के नाम से। और यहाँ पर भी मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन है? मोतीलाल जी तेजावत। मोतीलाल तेजावत, ठीक है। और ये जो सिरोही का आंदोलन है, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से जनजाति निवास करती है, वो कौन सी है? ग्रासिया। पिंडवाड़ा और आबू के आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से जो जनजाति राजस्थान में निवास करती है, वो कौन सी है? ग्रासिया। और यहाँ पर पहले शुरुआत कर रहे थे अपनी कौन सी? भीलों के संदर्भ में, भील जनजाति जहाँ पर निवास कर रही थी, वहां पर एक ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन वहां पर इस हत्याकांड के, नीमड़ा हत्याकांड के साथ में यह जो आंदोलन है एक प्रकार से शांत हो गया। तो दूसरा फेज है इसका, सिरोही का एक ही आंदोलन। 1922 में मोतीलाल जी तेजावत ने सिरोही में प्रवेश किया। भील व ग्रासीय जनजाति द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। 28 जनवरी 1922 को सिरोही सरकार ने सभाएं करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में यह जो आंदोलन है वो चल रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर 2 बार हत्याकांड हुए हैं, या फिर 2 बार गोलीबारी हुई है, जिससे अपने कांड कौन जानते हैं? सियावा कांड के नाम से जो सिरोही में हुआ है 12 अप्रैल 1922 को, साथ-साथ में एक रोहिड़ा हत्याकांड के नाम से इसको जानता है 5 से 6 मई 1922 को। ये 2 प्रमुख जो हत्याकांड हुए हैं, इनका सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि इनका संबंध कौन से आंदोलन से, तो अपना सिरोही का एक ही आंदोलन से। मई 1922 में सिरोही राज्य द्वारा छूट दिए जाने से आंदोलन पुनः कुछ समय के लिए शांत हो गया था। 1923 में छोसर नामक स्थान पर आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो पाबंदियों के कारण जो लगभग जो आंदोलन है वो एक प्रकार से शांत हो गया था। प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वजह से एक प्रकार से यह शांत हो गया था। उसके पश्चात में जून 1929 में गांधी जी के कहने पर इन्होंने ईडर गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया गया, जहां उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर कारावास की सजा दी गई थी मोतीलाल जी तेजावत पे। गांधी जी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया गया था, लेकिन इन पर एक राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था और उसके तहत इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। लेकिन अप्रैल 1936 में इन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होने की तर्ज पर मोतीलाल जी तेजावत को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया था, बाद में इनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे, इस आधार पर इनको छोड़ दिया गया। कालांतर में मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। साथ साथ में ये पूछा जाता है अपने एग्जाम में कि हाकिम और हुक्म नहीं का नारा जिन्होंने तेजावत जी के नेतृत्व में ही दिया था। तो ये था अपना एक ही आंदोलन। 2 विशेष रूप से अपने भील जनजाति और साथ साथ में ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, जो अपना भील आंदोलन है या फिर भील कोमट आंदोलन है। साथ साथ में अपने एक ही आंदोलन के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट है अपना मीणा आंदोलन। मीणा जनजाति से संबंधित आंदोलन है। तो 1924 में आपराधिक जनजाति एक्ट पारित किया गया, तो उसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। इसके तहत ये 1924 में भारत सरकार के द्वारा 1924 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया, आपराधिक जनजाति एक्ट। ऐसी जनजाति जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होती है, उन पर कंट्रोल करने के लिए 1924 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, जिसको अपने आपराधिक जनजाति एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके तहत राजस्थान में मीणा जनजाति को शामिल कर लिया गया। किसको? मीणा जनजाति को शामिल कर लिया गया। उसी के पश्चात है 1930 में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, और कहां पर? जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत में जरायम पेशा अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाने हेतु अनिवार्य किया गया। इस कानून के तहत
जिनकी आयु मतलब है 12 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष मीणा जनजाति से संबंध जिनका है, जिनकी आयु 12 वर्ष से अधिक है, उनको प्रतिदिन अपने नजदीकी थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। और किसके तहत? जराइम पेशा अधिनियम के तहत। तो इसी के विरोध में यह कौन सा आंदोलन हुआ है? यह मीणा आंदोलन हुआ है। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और इसकी प्रमुख मांग क्या थी? जराइम पेशा जो कानून है उसकी समाप्ति की जाए, इसकी समाप्ति की जाए। इसी के संदर्भ में एक जो मुख्य जो सम्मेलन हुआ है, नीम का थाना सम्मेलन हुआ है 7 अप्रैल 1944 को। कब? 7 अप्रैल 1944 को मीणा जनजाति से संबंधित मुख्य जो आंदोलन हुआ है, जो अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैन मुनि मगन सागर जी ने इसका आयोजन किया था। कहां पर? नीम का थाना में। और इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा? बंसीलाल जी शर्मा के द्वारा, बंशीधर जी शर्मा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। हाल फिलहाल एक एग्जाम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नीम का थाना सम्मेलन है उसकी मुख्य रूप से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बंशीधर जी शर्मा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। साथ साथ में यहाँ पर मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया और अन्य सदस्य नहीं पूछे जाते, फिर भी ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण जी झरवाल, राजेंद्र कुमार जी अजय, ये इसके प्रमुख सदस्य हैं, लेकिन दो नाम यहाँ पर मुख्य इंपोर्टेंट है, एक था बंशीधर जी शर्मा और दूसरा जैन मुनि मगन सागर के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1944 में, 7 अप्रैल 1944 को। ठीक है। अब इसी दौरान 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर अधिवेशन में जराइम पेशा कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात में जो जयपुर रियासत के द्वारा हालांकि इस प्रकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। जयपुर के जो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के द्वारा इनके मध्यस्थता से यह जो आंदोलन है एक प्रकार से जो अधिनियम है जिसके तहत जो डेली इनको नजदीकी थाने में हाजिरी लगाना था, उसमें कुछ छूट दी गई, जो विशेष रूप से महिलाओं को छूट दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसको समाप्त नहीं किया गया था। उसके पश्चात में बागावास जयपुर सम्मेलन हुआ है। बागावास जयपुर में एक सम्मेलन हुआ है 28 अक्टूबर 1946 को। इस सम्मेलन में चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चौकीदार मीणा जो मीणा व्यक्ति चौकीदारी का कार्य करते थे, उन्होंने सामूहिक रूप से 28 अक्टूबर 1946 को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और किस रूप में इसको सेलिब्रेट किया? मुक्ति दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था। अब यह जो कानून है, जराइम जो पेशा कानून है, वो अंततः 1952 ईस्वी में जराइम पेशा अधिनियम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। तो इसका जो समापन है विशेष रूप से तो आजादी के बाद ही हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से छूट इसकी लगभग 1946 में भी दे दी गई। तो ये अपने राजस्थान के 3 प्रमुख जनजातीय आंदोलन है जो अपने एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास के लिंक को शेयर करना है, साथ-साथ में अपना टेलीग्राम का जो चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।